अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कॉस्ट अकाउंटिंग के होनहार नौजवानों, कैसे हैं? कैमरामैन भाई, ठीक है? दुरूद शरीफ पढ़ ले। जी, एक सवाल दिया था होमवर्क, एक ही सवाल था। क्वेश्चन 3, स्प्रिंग 18 का खान लिमिटेड, एक सवाल होमवर्क दिया था और ये कहा था कि जैसे आपको सिखाया है आप वैसे ही करिए। और उसका आंसर जो मैंने अपलोड किया है उसके मुताबिक देखिएगा। अगर उसके मुताबिक देखा होगा तो उम्मीद है कि आसान ही सवाल था। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि जो राइस की बुक में सोल्यूशन है वो आई के वाला इन्होंने छापा हुआ है, वो देख लीजिएगा। फिर उससे आंसर आपका मैच नहीं कर रहा होगा। क्यों मैच नहीं कर रहा वो बता देता हूं। अच्छा, जिन लोगों के दिल कमज़ोर हैं, उनको इतनी गहरी बातें समझ नहीं आती, तो वो इससे परेशान मत होइएगा, घबराना नहीं आपने। ये जो बात बताने लगा हूं ये आप एक्स्ट्रा ही समझिए, जिनसे हजम हो बस वही समझिएगा, बाकी इग्नोर कर दीजिएगा। जब ROL 720 रखा है, 3 ऑप्शन थी ना, एक 1000 कहा था, एक 450 कहा था और एक वो एवरेज एवरेज वाला कहा था। एवरेज एवरेज यानी 720 आंसर आ रहा है उसका। जब ROL हमने 720 रखा है तो सेफ्टी स्टॉक हमने कितना निकाला है? सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? ROL माइनस एवरेज इंटू एवरेज। ROL कितना? 720, एवरेज 720, सेफ्टी स्टॉक 0 आ रहा है। इसको एक और अप्रोच से भी किया जा सकता है, वो अप्रोच देखें। अगर ROL 720 हो तो एक सिनेरियो ये था कि एक महीने में 1000 यूनिट्स इस्तेमाल हो जाएंगे। अगर 1000 इस्तेमाल हो गए तो जितना इस्तेमाल हो रहा है ये ROL है और ये क्या है? डिमांड इनटू टाइम ना। इस सूरत पे यानी ROL 720 है और इस्तेमाल 1000 होने की डिमांड आ जाएगी, कोई सेफ्टी स्टॉक बचेगा नहीं, नेगेटिव जाएगा लेकिन 0। लेकिन यह भी हो सकता है कि 660 हो। कितने चांसेस हैं इस बात के? 660 होगी डिमांड, इसके कितने चांसेस हैं? 0.5। इसके कितने? 0.3। हो सकता है 450 हो, इसके कितने चांसेस हैं? 0.2। अगर 660 डिमांड हुई और हमारे पास 720 स्टोर में पड़े हुए थे तो एक्स्ट्रा कितने बच जाएंगे? ये हो गया सेफ्टी स्टॉक। अगर डिमांड 450 रेज हुई और हमारे पास स्टोर में 720 पड़े हुए हैं तो सेफ्टी स्टॉक कितना बच जाएगा? पॉइंट 3 चांस है कि कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं होगा। 0.5 चांस है कि कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं होगा, 60 यूनिट सेफ्टी स्टॉक होंगे। 0.2 चांस है कि 270 सेफ्टी स्टॉक होंगे। एवरेज करें, 0 इंटू 0.3, 60 इंटू 0.5, 270 इंटू 0.2।
84। ये क्या किया और वो क्या किया, मैथमेटिकली देखें सिर्फ। डिमांड टू लीड टाइम का एक ही बार एवरेज करके फिर इसमें से माइनस कर दिया, जबकि यहां हर अलग अलग को माइनस किया और इन आंसर्स का एवरेज लिया। दोबारा देखें, 1000, 660, 450 सबका एवरेज लिया और एक ही बार इसमें से माइनस किया। यहां क्या किया, हर एक को अलग अलग माइनस किया और फिर उनका एवरेज कर लिया। ये भी एक अप्रोच है, ये भी एक अप्रोच है, लेकिन जो किताबों में एज अ फार्मूला बताई जाती है ना, वो ये अप्रोच है। आप आईकेप की बुक भी देखेंगे ना, उसमें जहाँ सेफ्टी स्टॉक समझाया हुआ है वो यही अप्रोच बताई हुई है। जो बुक में फार्मूला लिखा हुआ है वो यही अप्रोच का फार्मूला लिखा हुआ है। इवन के जो कुछ पेजेस के बाद प्रोबेबिलिटी में जो उन्होंने एक एग्जाम्पल बनाई हुई है, बुक की बात कर रहा हूँ, उसमें जो समझाने के लिए एग्जाम्पल बनाई वो भी यही तरीका लगाया हुआ, लेकिन स्प्रिंग 18 के सोल्यूशन में ये काम कर दिया। ये भी एक अप्रोच है, लेकिन ये एक फ्लॉड अप्रोच है। नहीं, फ्लॉड नहीं कहता, लेकिन ये ज्यादा डिस्कस्ड है, ये इतनी डिस्कस्ड नहीं है, ये इतनी यूज नहीं है। ये भी एक अप्रोच हो सकती है, 100% गलत ये भी नहीं है, लेकिन ज्यादा यूज होने वाली ये। कैलकुलेशन दोबारा देखें, यहां पर क्या किया, पॉसिबल डिमांड्स का एक ही बार एवरेज करके आरओएल में से माइनस कर लिया। यहां पर क्या किया, हर पॉसिबल डिमांड को अलग अलग माइनस किया। यहां भी माइनस कर रहे हैं, यहां भी माइनस कर रहे हैं, लेकिन जहां पहले 1000, 660 और 450 का एवरेज करके एक ही बार 720 में से माइनस कर रहे हैं, और यहां 720 में से बार बार माइनस करके इस डिफरेंस का एवरेज कर रहे हैं। कुछ पहले पढ़ी बात, यहां पर 1000, 660, 450 इनके एवरेज किए और 720 में से माइनस कर लिया। यहां पर क्या हो रहा है, पहले माइनस कर रहे हैं, जो आंसर आ रहा है उसको एवरेज कर रहे हैं। इन दोनों में मेरी बातें अगर गहरी लगे तो जाने देना ऊपर से, उन सारी बातों के बाद जो आखिर में बात बताऊंगा ना, बस वो सुन लेना। आपको समझ आ रही है जो बता रहा हूं? अच्छा, मैथमेटिकली आंसर सेम आना चाहिए था, वहां 0 आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? क्योंकि 720 इन सब में से कॉमन ले जाएं तो पीछे बच जाएगा 1000 इंटू 0.3, 660 इंटू 0.5, 450 इंटू 0.2, और फिर उनको इकट्ठे माइनस कर दें 720 में से, तो आंसर तो ये आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा। ये तब सेम आएगा जब मैं यहां पर 280 नेगेटिव, अब सेम आएगा। -280 इंटू 0.3 प्लस 60 इंटू 0.5 प्लस 270 इंटू 0.2, अब 0 आएगा। समझ आई बात? लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये अजीब लग रहा है ना, सेफ्टी स्टॉक माइनस, तो इसको 0 कर दिया, इसलिए इसका आंसर सेम नहीं आता। तो अगर ये अप्रोच लगानी है तो इसका आंसर ये बनता है, अगर ये अप्रोच लगानी है तो आंसर ये बनता है। ये जो मैंने यहां पर बात की थी ना, 280 या नेगेटिव लिख के अब मैथमेटिकली टैली करेगा, जिनको समझ आ गई शाबाश, जिनको नहीं समझ आई बहुत गहरी बात है, कोई बात नहीं। एक ये अप्रोच है, एक ये अप्रोच है। एज अ टॉपिक जब पढ़ाया जाता है सेफ्टी स्टॉक, तो वो ऐसे ही पढ़ाया जाता है, तो इसलिए आई रिकमेंड के ऐसे ही करिए। फाइनल में ये टॉपिक्स, ये फाइनल में भी है, तो वहां पर भी जो आईकैप के सॉल्यूशंस हैं इस तरह भी हैं, इस तरह भी हैं, यानी दोनों अप्रोचेस फाइनल लेवल पे भी डिस्कस हुई हुई हैं। ये भी चलता है, ये आसान है कि ये आसान, तो फिर इसको फॉलो कर लें। तो इसलिए जो आईकैप वाला सॉल्यूशन है वो इस अप्रोच से हुआ हुआ है, मैंने आपको इस अप्रोच से पढ़ाया। बुक जो आईकैप की है उसमें भी यही समझाया हुआ है। फाइनल में भी, सीए फाइनल की बात कर रहा हूँ, बीएफडी,
ऐसे भी सॉल्व्ड हैं, ऐसे भी सॉल्व्ड हैं, लेकिन ये प्रेफर कर लेते हैं। अब चूंकि आई कैप का सोल्यूशन इस तरह हो चुका, तो बेहतर है कि आप यहां सवाल ऐसे ही करें और पेपर में एक नोट लिख देना कि जो सेफ्टी स्टॉक है वो एक और तरीके से भी निकाला जा सकता था प्रोबेबिलिटीज यूज करके। बस करने की जरूरत नहीं है, बस बता दो कि सेफ्टी स्टॉक प्रोबेबिलिटीज इस्तेमाल करके भी निकाला जा सकता था, वो भी एक तरीका है, हमने ऐसे किया। ये किताब में बताया हुआ फार्मूला है, आपको और गोरों की किताब पढ़ के देख लें, उसमें भी यही फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये ज्यादा बताया जाने वाला फार्मूला है, इसलिए बेहतर है कि आप ऐसे ही चल लें। तो जो पीछे आई कैप का सोल्यूशन है वो इस तरह से हुआ हुआ है, और ये मैंने आपको इस तरह से पढ़ा है, तो आप इसको प्रेफर करना। ठीक है। आई कैप के सोल्यूशन में एक और चेंज थी, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ रहा। वो ये कि मैंने आपको जब पिछली से पिछली क्लास में ये स्टॉक आउट का कॉन्सेप्ट दिया था, तो मैंने ये कहा था कि हमने स्टॉक आउट कॉस्ट को कंपेयर करना है, साथ ऐड करना है सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट। मैंने बात ये की थी कि एवरेज स्टॉक होता है OQ/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो चाहे ROL जो भी हो, ये तो सेम ही रहना है ना। तो इसलिए हम इसकी होल्डिंग कॉस्ट नहीं निकाल रहे थे, हम सिर्फ इसकी होल्डिंग कॉस्ट निकाल रहे थे, जबकि पीछे आई कैप के सोल्यूशन में इस पूरे की होल्डिंग कॉस्ट निकाली है। तो उसने बार बार आप देखेंगे EOQ भी साथ 540 ऐड किया। 540 क्या है? 1080 डिवाइडेड बाय 2। अल्टीमेट फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आप जो पीछे आंसर है ना, जो आई कैप के सोल्यूशन में आंसर हैं, उन सब में 54,000 माइनस करते जाएं, 540 इंटू 100 रुपए, तो वही आंसर बच जाएंगे जो आपके आ रहे हैं। जो आई कैप के आंसर आ रहे हैं ना, एंड आंसर, उनमें से 54,000 माइनस करते जाएं, होल्डिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूं, यही बच जाएंगे जो आपके आंसर आ रहे हैं, सिवाय 720 वाली ऑप्शन के, और उसका फर्क मैंने आपको ये बता दिया। तो जो आई कैप वाला सोल्यूशन है वो मैंने आपको समझाया है, खुद भी कोशिश करें समझ आ जाए। नहीं कोई बात नहीं बेटा, जो अप्रोच बताई है ये बिल्कुल ठीक है, मुझ पर भरोसा करें, ये बिल्कुल ठीक है, इसको कर लें फॉलो। देखें दोनों अप्रोचेस ठीक है ना, उनको भी सही माना गया होगा। ये जो आई कैप के सोल्यूशन वेबसाइट पे अपलोड होते हैं ना, ये आई कैप के जो रेलिवेंट एग्जाम डिपार्टमेंट के लोग हैं, हम मुलाकात है हमारी उनसे, ये उन लोगों की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हम लोग वेबसाइट पे बस एक पॉसिबल सोल्यूशन अपलोड कर देते हैं, जबकि पेपर मार्क करते हुए अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी रखे जाते हैं। यानी अगर कोई सवाल ऐसा है जिसमें डेटा के कमी की वजह से उसके मल्टीपल अजम्पशन से मल्टीपल सोल्यूशन बन सकते थे, उन सबको पूरे नंबर दिए जाते हैं। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो इसलिए आप ये मत समझें कि जो वेबसाइट के ऊपर सोल्यूशन अपलोडेड है वही हरफ आखिर है, नहीं, वो तो बस एक सोल्यूशन है, और उसमें भी यकीन करें गलतियां होती हैं। और वो भी गलतियां क्यों होती हैं, ये मैं अपनी असेसमेंट बता रहा हूँ, ये आई कैप की ऑफिशियल वर्डिंग नहीं, ये मैं अपनी असेसमेंट बता रहा हूँ। पेपर बनाता होगा कोई, वो सोल्यूशन देता होगा, वो ईमेल कर देता, ये मेरी अपनी असेसमेंट है, ये आई कैप की ऑफिशियल वर्डिंग नहीं है। वो ईमेल कर देता होगा अपने किसी डिपार्टमेंट को, फिर उसमें पेपर चेकिंग के दौरान गलतियां ठीक होती होंगी, फिर जिसके पास पहले ईमेल गई हुई थी वो उन चेंजेस को अपने पास अमेंड नहीं कर पाता होगा, बिजी रहता होगा, फिर बाद में सोल्यूशन वेबसाइट पे अपलोड करने वाला कोई और होता होगा, वो पुराने वाला सोल्यूशन अपलोड कर देता होगा। तो ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज हैं। तो जो आई कैप का सोल्यूशन वेबसाइट पे अपलोड होता है वो सोल्यूशन नहीं है जिसकी बेस पे आपको नंबर मिलने हैं। तो आप ये मत परेशान होइए कि जो आई कैप की वेबसाइट पे सोल्यूशन है वही हरफ आखिर है, नहीं। ये आई कैप के जो एग्जाम डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इस चीज़ को ऑफिशियली बताते हैं कि जो हम लोग पेपर मार्क करते हैं वो अल्टरनेटिव सोल्यूशन सामने रख के मार्क करते हैं। जो वेबसाइट पे अपलोड होता है वो तो बस कोई एक सोल्यूशन अपलोड हो जाता है, मजीद सोल्यूशन भी उनके पास मौजूद होते हैं। अब इतने सारे अगर सोल्यूशन अपलोड करने लग जाएंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसलिए वो कोई एक मुनासिब अपलोड कर देते हैं। ये मैं आपको ऑफिशियल वर्डिक्ट बता रहा हूं। तो ये एक सोल्यूशन था, जो ऐसे करेंगे उनको भी नंबर मिलेंगे। बस यही होमवर्क था ना। अच्छा, अब ये चैप्टर ख़त्म है और इसका टेस्ट अभी ये क्लास जो मैं अभी ये जो रिकॉर्ड हो रही है, ये मेरा ख्याल है आप मंडे को शायद सुन रहे होंगे, यानी संडे वाली क्लास में आपका चैप्टर ख़त्म हो गया होगा।
तो मैं ट्यूसडे को या मैक्सिमम वेडनेसडे को इसका टेस्ट अपलोड कर दूंगा। चैप्टर 3 ओवरहेड्स, ये आसान तरीन चैप्टर्स में से है, बल्कि शायद आसान तरीन चैप्टर यही है। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सबसे आसान चैप्टर है। अगर ये भी आपको मुश्किल लगा तो फिर बस मैं हंस सकता हूँ सिर्फ इस पे। ये कॉस्ट के आसान चैप्टर्स में से है, बल्कि आसान चैप्टर्स ही कितने हैं, बस यही आसान चैप्टर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसा है कि इसमें हर अटैम्प्ट में तो सवाल नहीं आता, लेकिन एक अटैम्प्ट छोड़ के आ ही जाता होता है। और अगर इस पर सेपरेट सवाल नहीं आता तो ये वेरिएंस के साथ मिक्स हो सकता है और चैप्टर्स के साथ मिक्स हो सकता है। तो इसलिए आप इसको इम्पॉर्टेंट ही समझिए। इसका सेपरेट सवाल ना भी आया, लेकिन ये साथ वेरिएंस में मिक्स हो सकता है। और वेरिएंस जो है ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओवरहेड्स, अच्छा, ओवरहेड्स के चैप्टर में हमने एग्जाम के लिए क्या करना है, सवाल किस तरह का आएगा, ये बाद की डिस्कशन है। अभी मैं इस वक्त जो बोर्ड पे करूंगा वो आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। अभी इस वक्त जो मैं बोर्ड पे करने लगा हूं, आप सिर्फ वो एज अ कॉन्सेप्ट समझिए, लिख लीजिएगा, जरूर लिख लीजिएगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करने लगा हूं। अभी इसका एग्जाम से ताल्लुक नहीं है। अभी बस आप ये समझिए कि जो मैं इस वक्त कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर रहा हूं वो है क्या। बस जो बातें बता रहा हूँ वो समझते रहना। बस उनका इस चैप्टर से क्या लिंक है जोड़ दूंगा। अभी बस कुछ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हो रही है। ये मैं क्यों कर रहा हूं? फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, मैं इसलिए कर रहा हूं। ये आपने FAR 1 में पढ़ा हुआ है, और जिन्होंने कॉस्ट का पहला दूसरा लेक्चर सुना हुआ है, दूसरा लेक्चर, पहला लेक्चर तो मैंने इस्लाम दुआई की थी बस, दूसरे लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाए थे, और उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट भी दो मिसालें होती हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर। और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं उन सब को हम ओवरहेड्स बोलते हैं। यानी फैक्ट्री के खर्चों को अगर 3 टुकड़ों में बांटा जाए तो एक है डायरेक्ट मटेरियल, एक है डायरेक्ट लेबर, और एक है फैक्ट्री ओवरहेड्स। ईयर 1 में, बल्कि 2019 में, यूनिट्स जो बनाए वो बनाए 4000, और जो कॉस्ट इनकर हुई वो हुई 40,000, डायरेक्ट लेबर इनकर हुई 60,000, और जो फैक्ट्री ओवरहेड्स FOH फैक्ट्री ओवरहेड्स ये इनकर हुए, ये हुए 20,000। इस डाटा से अगर हम प्रोडक्ट मतलब जो हम बना रहे हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहें तो कैसे निकालें? पर यूनिट करना है, 4000 से डिवाइड कर लें। डायरेक्ट मटेरियल कितना आ जाएगा? 10, डायरेक्ट लेबर
15 और FOH 5, कितना हो गया 30। यानी 2019 में हमने जो यूनिट्स बनाए थे, जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए थे, उनकी पर यूनिट कॉस्ट हमें 30 रुपए पड़ी थी। अगर कोई महंगाई वगैरह ना हो तो ईयर 2020 में आते हैं। ईयर 2020 में हमने यूनिट्स बनाए 5000 और इनको बनाने में जो खर्चा आया, डायरेक्ट मटेरियल खर्च हुआ 50,000, डायरेक्ट लेबर खर्च हुआ 75,000 और FOH हुआ 22,000। अगर इससे जो प्रोडक्ट हमने बनाया उसकी कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहें तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना 10, कैसे डिवाइडेड बाय 5, डायरेक्ट लेबर 15, FOH 4.4, 29.4। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर पर यूनिट सेम आ रहे हैं 19 में भी 20 में भी। मैंने भी पहले बोला था कि कोई महंगाई वगैरह नहीं है। सेम क्यों आ गया डायरेक्ट मटेरियल? और क्योंकि ये डायरेक्ट है तो जितना किलो मटेरियल पिछले साल लगता था उतना ही अब भी लगेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट है। हमें डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? जो हमें पता हो कि 1 यूनिट के लिए कितनी लगनी है। डायरेक्ट लेबर पहले अगर 3 घंटे काम करता था, अभी 3 घंटे काम करेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर पर यूनिट सेम है। ये मैंने सिंपल केस रखे हैं, कल को चेंज हो सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, मेरा फोकस अभी इस वक्त ओवरहेड्स पे होना है। इसलिए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर पर यूनिट सेम आ रहा है। क्यों सेम आ रहा है? क्योंकि डायरेक्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? जो मैं पता हो कि 1 यूनिट बनाने में कितनी आती है। तो भाई हम 4000 बनाए या 5000 बनाए, 1 यूनिट बनाने में तो 10 रुपए का मटेरियल लगेगा ना, 1 यूनिट बनाने में तो 15 रुपए का लेबर लगेगा। FOH सेम क्यों नहीं आया? क्या ख्याल? डायरेक्ट नहीं है और कोई और रीजन? डायरेक्ट नहीं है तो और क्या मसला हो सकता है? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये कि ये इनडायरेक्ट है। दूसरी एक और रीजन है। एक मैंने आपको उसी पहले लेक्चर के अंदर जो रिवीजन कराई थी, एक चीज बताई थी डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, और एक चीज बताई थी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। एक ये भी चीज होती है वेरिएबल और फिक्स्ड। मिसाल लेते हैं, इस 20,000 FOH के अंदर कुछ वेरिएबल खर्चे भी हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी की पावर है, फ्यूल है, और कुछ फिक्स खर्चे भी हैं, जैसे फैक्ट्री का रेंट है। तो प्रोडक्शन ज्यादा होने से प्लांट एंड मशीनरी का फ्यूल बढ़ा, लेकिन फैक्ट्री का रेंट उतना ही रहा। तो जब फैक्ट्री का रेंट उतना ही रहा तो उतना ही फैक्ट्री का रेंट पहले 4000 से डिवाइड हो रहा था, अब उतना ही रेंट अब 5000 से डिवाइड होगा। तो पर यूनिट कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा? उतना ही फैक्ट्री रेंट पहले 4000 से डिवाइड हो रहा था, अब 5000 से डिवाइड हो रहा है, कम हो जाएगा। तो देखें कम हो गया। इससे मैं बता क्या रहा हूं, अगर हम प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहें तो बड़ा आसान सा तरीका है, जितना टोटल खर्चा आया डिवाइडेड बाय जितने यूनिट्स बने। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर सेम आ रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट है। FOH पर यूनिट चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया?
क्योंकि बीच में कुछ फिक्स खर्चे भी थे। और डिनोमिनेटर 4000 रखेंगे तो पर यूनिट कुछ और आएगा, डिनोमिनेटर 5000 रखेंगे तो पर यूनिट कुछ और आएगा। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ फिक्स्ड खर्चे भी हैं। जो 4000 हो यूनिट्स तब भी उतने खर्चे होंगे, 5000 बनेंगे तो भी उतने खर्चे होंगे। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स के मिक्सचर की वजह से पर यूनिट कॉस्ट डिफरेंट आ रही है। अगर हम ये जानना चाहें साल के शुरू में ही कि हम जो यूनिट्स बनाएंगे एक यूनिट हमें कितना रुपए कॉस्ट करेगा, अभी तो मैंने ना साल के एंड पे की है कैलकुलेशन। अगर हम साल के शुरू में जानना चाहें कि हम इस साल में जो यूनिट्स बनाएंगे हमें पर यूनिट कितना कॉस्ट करेगा, अच्छा ये जानना क्यों जरूरी है कि हमें वो एक यूनिट कितना कॉस्ट करेगा? हमें क्यों पता हो साल के शुरू में ही कि हम जो यूनिट्स बनाया करेंगे वो कितना कॉस्ट करेगा? ताकि हम सेल प्राइस भी तो डिसाइड करें, हमें पता तो चले कि हमें कॉस्ट कितना करेगा, तो ही तो मार्केट में बेचना शुरू करेंगे। अगर हम सही पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो साल के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पता चल जाए कि साल में कितने यूनिट्स बनाए, तो फिर सारे खर्चों को ऐड करके जिनमें बीच में फिक्स्ड भी होंगे डिवाइड करके पर यूनिट आंसर आ जाएगा। लेकिन पर यूनिट कॉस्ट जानने के लिए हम साल खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते। हमने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट करनी है, प्लानिंग करनी है। तो हमें साल के शुरू में पता होना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट कितनी बनेगी। अच्छा, साल के शुरू में हमें पता हो सकता है, अंदाजा लगा सकते हैं कि मटेरियल 10 रुपए का कॉस्ट करेगा और लेबर 15 रुपए का कॉस्ट करेगा। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट है, पिछले साल भी यही होता था। मसला कहाँ आएगा? एफओएच में। मसला एफओएच में आएगा। तो इस चैप्टर में हमने इस मसले के हल को ढूंढना है। मसला दोबारा बता रहा हूं, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, प्रोडक्ट कॉस्ट यानी जो हम फिनिश गुड्स बनाते हैं उनकी पर यूनिट कॉस्ट के 3 कंपोनेंट हैं, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और एफओएच है। अगर हम एक्चुअल एक्यूरेट पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो हमें वो एंड पे ही पता चलेगा, लेकिन हम साल खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते। हमने सारे साल के दौरान बहुत सारे फैसले करने होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें एक यूनिट कितना कॉस्ट करता है। तो हमें फिर कुछ हल निकालना पड़ेगा, कोई हल निकालना पड़ेगा कि हम साल के शुरू में ही जान सकें कि एक यूनिट कितना कॉस्ट करता है। और मसला क्या आ रहा है, साल के शुरू में हमें किस एलिमेंट की वजह से एक्यूरेट कॉस्ट नहीं पता चल पा रही? एफओएच की वजह से। तो इस चैप्टर में हमने इस मसले के हल ढूंढने हैं। क्या मसला है कि हमने प्रोडक्ट कॉस्ट के एलिमेंट फैक्ट्री ओवरहेड्स को पर यूनिट कितना रखना है एग्जैक्ट नहीं पता, तो फिर क्या हिसाब किताब लगाया जाए, क्या तुक्के लगाए जाए, क्या तरतीब बनाई जाए, इस मसले का हल इस चैप्टर में पढ़ने लगे हैं हम। ये एक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। ये वाली बात कंक्लूजन दोबारा बता रहा हूं, प्रोडक्ट कॉस्ट के 3 एलिमेंट हैं, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और एफओएच है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर हम साल के शुरू में भी काफी हद तक एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, एफओएच नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स भी शामिल हैं। और फिक्स्ड ओवरहेड एक यूनिट बनाने के लिए कितने लगते हैं? कोई नहीं, उनका तो ताल्लुक ही नहीं होता। तो हमें कोई ना कोई तुक्का लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई हिसाब किताब बनाना पड़ेगा ताकि हम प्रोडक्ट कॉस्ट जान सकें, ताकि हम फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट कैलकुलेट कर सकें। अब इसके लिए क्या तरीका लगाया जाए, क्या हिसाब किताब लगाया जाए, ये हमने इस चैप्टर में सीखना है। क्लियर है बात? चलें, इसको अगर लिखना है तो लिख लें, नहीं लिखना तो रहने दें। लिखने की जरूरत है नहीं? चलें, बाकी जिन्होंने लिखना हो तो लेक्चर यहीं पॉज करके इसको लिख लेना। समीर, कितनी देर हुई है? कितनी देर का लेक्चर हुआ? मुझे लग रहा है मेरी बस हो गई है?
जिस तरह मैंने पिछले चैप्टर को 2 हिस्सों में बांटा था, इसको भी मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। आगे फिर उसके हिस्से दर हिस्से होते जाएंगे, लेकिन मेनली मैं इस चैप्टर को 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। इस चैप्टर में आप देखेंगे इस चैप्टर में कुछ कैलकुलेशंस हैं जो हम साल के शुरू में कर रहे होंगे। और कुछ काम होंगे जो हम साल के एंड पे जाके कर रहे होंगे। ये क्यों बांटी है मैंने, जब जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना तो आपको आइडिया होगा। इस चैप्टर में आपको मैंने जो भी सिखाना है मैं उसको 2 टुकड़ों में बांट रहा हूं। एक मैंने बांटा है कि साल के शुरू में खड़े होकर हम कुछ कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, और एक मैंने बांटा है कि हम साल के एंड पे आके कुछ कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं साल के शुरू। और जब तक मैं साल के एंड पे नहीं जाता तब तक यही हम पढ़ रहे हैं। साल के शुरू में यानी प्लानिंग करते हुए ओवरहेड से रिलेटेड एक चीज कैलकुलेट की जाती है, उसको कहते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और मैं इसको प्यार से OAR कहा करूंगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट OAR। इसका एक और नाम भी है, वो भी लिख लें, इसको ओवरहेड रिकवरी रेट भी कहते हैं। ओवरहेड रिकवरी रेट। अच्छा, इसको ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट क्यों कहते हैं ये भी मैं आगे चल के आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह।
कि इसको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्यों बोला जा रहा होता है, ये भी इंशाल्लाह समझाऊंगा। ओवरहेड रिकवरी रेट ये भी कहते हैं इसको। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एक प्री डिटरमिन्ड रेट है। प्री डिटरमिन्ड मतलब ये पहले एक्चुअल होने से पहले निकाला जाता है। प्री डिटरमिन्ड रेट कैलकुलेटेड या एस्टिमेटेड एट स्टार्ट ऑफ पीरियड for following multiple purposes। अच्छा, ये जो मैं फॉलोइंग बता रहा हूँ ना, ये मैं वो नाम लिखूंगा जो आपके चैप्टर्स भी हैं, ताकि आप इसको रिलेट कर सकें, वरना और भी हो सकते हैं। ये जो मैं फॉलोइंग मल्टीपल पर्पजेस लिख रहा हूँ, ये वो हैं जो आपके काम के, यानी जो आपके सिलेबस के चैप्टर्स हैं, ताकि आप इनको रिलेट कर सकें। ये जो OAR है, ये हमें काम देता है बजटिंग में। हम जब बजट करते हैं, पढ़ेंगे, ये मुश्किल बल्कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स में से है कॉस्ट के। यहाँ इसका इस्तेमाल होता है। फिर इसके अलावा जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, यानी जब बिजनेस अकाउंटिंग कर रहा होता है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है, ये सारे हमने पढ़ने आगे चैप्टर्स। ये इनमें इस्तेमाल होता है, यानी रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। इसी से आगे चल रहा हूँ। फिर इसका इस्तेमाल मैनेजमेंट जो अपने अकाउंट्स बना रही होती है उसमें भी होता है। फिर हम एक चीज़ आगे चल के पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। फिर हम एक चीज़ पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग, वहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है। ये मैंने सारे वो चैप्टर्स लिखे हैं जो आपके सिलेबस के हैं। तो OAR एक ऐसा रेट है जो हम साल के शुरू में निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो सीखना है, निकालना बस निकालते हैं। और ये इन मुख्तलिफ पर्पसेस में इस्तेमाल होता है। तो ये एक प्री डिटरमिन रेट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ कामों में, और ये साल के शुरू में निकाला जाता है।
बेटा लो, ये OAR कैलकुलेट कैसे होगा, इसका फार्मूला देख लेते हैं। यार इस पॉज करना, नमाज की ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक आ जाएगी। OAR कैलकुलेशन की मैं अभी बात कर रहा था। OAR का एक फार्मूला बना के देता हूं आपको, फिर उस फार्मूले को समझाता भी हूं, और जो कमी रह जाएगी समझने में वो एक सवाल करा के उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। पहले इसका एक फार्मूला देख लें। OAR का एक फार्मूला क्यों बना है बिल्कुल सब समझाऊंगा इंशाल्लाह। बजटेड टोटल FOH डिवाइडेड बाय budgeted total units of base। OAR का फार्मूला है बजटेड टोटल FOH यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल बजट। बजटेड से मुराद ये है, इतना तो आइडिया होगा कि जब साल एंड हो जाएगा और उस साल में जो टोटल एक्चुअल कॉस्ट्स आई होंगी वो एक्चुअल कॉस्ट्स हैं, और बजट हम बनाते हैं साल के शुरू में, अंदाज़ा लगाते हैं कि साल में क्या क्या होगा, टारगेट सेट करते हैं कि साल में हम कितने यूनिट्स बनाएंगे, कितने बेचेंगे कितनी मटेरियल कॉस्ट आएगी, कितनी लेबर कॉस्ट आएगी, कितने ओवरहेड्स आएंगे, ये हम बजट बनाते हैं। ये आपके सिलेबस में एक चैप्टर है, सीखेंगे हम। तो बजटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स कि हमने जो साल के शुरू में बजट बनाया है उसमें हमने कितने टोटल फैक्ट्री ओवरहेड सोचे हैं, ये न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर क्या है, बजटेड टोटल यूनिट्स ऑफ बेस। इससे क्या मुराद है, करते हैं बात इस पे। फॉलोइंग डिफरेंट bases are normally used in above formula। अच्छा, ये फार्मूला ऐसा क्यों है, ये फॉलोइंग डिफरेंट बेसिस के नीचे मैंने 6-7 लाइनें लिखनी हैं। अभी मैं यहाँ कुछ नहीं लिखने लगा, और अभी आप भी पेन अपने साइड पर रख के अभी जो बताऊँ वो भी सिर्फ समझिएगा, समझ आ जाए मैं उसको इससे रिलेट कर दूँ, फिर वो लिखना हो तो मर्जी है, ना लिखना हो तो कोई बात नहीं। जो यहाँ लिखूँगा वो आपके ऑफिशियल साफ सुथरे नोट्स हैं। ये मैंने इस वक्त लिखना यहाँ छोड़ दिया, आप भी लिखना छोड़ दें। और अभी जो बताने लगा हूँ कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी मुश्किल बात है लेकिन बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से तो कोशिश ही करता हूँ। उस कोशिश से मैं पहले तो आपको ये फार्मूला समझाऊंगा, और फिर उसी कोशिश से जो यहाँ 6 लाइनें लिखनी है वो लिख के दूंगा। तो अभी लिखना छोड़ के सिर्फ सुने जो मैं समझाने लगा हूँ।
अगर राइज कॉलेज ने ये फैसला करना हो कि हम एक पेपर की फीस कितनी रखें, आल्दो कि ये फैसला मार्केट फैक्टर्स की बेस पे किया जाता है, आल्दो कि ये फैसला इतनी डिटेल कैलकुलेशन में जाके नहीं किया जाता जो बताने लगा हूं, लेकिन खैर हम इसको बस डिस्कस कर रहे हैं, एक टॉपिक, एक मिसाल के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं बस, यानी फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं ये कहानी बना रहा हूं। चलें ऐसे कह लें कि आपने कॉलेज खोलना हो और आपने फैसला करना हो कि फीस क्या रखें, तो आप क्या कैलकुलेशन करेंगे या क्या कैलकुलेशन करनी चाहिए? कॉलेज वालों को फीस लेके उसके बदले जो सर्विसेज देनी है स्टूडेंट को, उनमें कोचिंग है और इन सर्विसेज के लिए कॉलेज को खर्चे क्या क्या पड़ेंगे? टीचर की कॉस्ट पड़ेगी। अभी तो मिसाल रेलिवेंट नहीं रही क्योंकि आप कैमरे के उस पार बैठे हुए हैं, लेकिन चलें फिजिकल क्लासेस में होते, कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। क्लासरूम चाहिए, उसमें चेयर्स, इनकी सफाई, मेंटेनेंस, टूटी फूटी है उसको ठीक करना ये चाहिए, एसी, बिजली, यूटिलिटीज़ चाहिए। फिर आपको हो सकता है कि टीचर क्लास में कुछ सवाल देते हों, फोटोकॉपीज़ देते हों, तो फोटोकॉपीज़ का खर्चा करना पड़ेगा। इसी तरह से टीचर की सपोर्ट, यानी पीएन है वो इनको मार्कर भर के ला के देगा, इंक लग रही है, फिर पानी पिला रहा होगा, ये सारी कॉलेज को कॉस्ट पड़ेंगी स्टूडेंट को सर्विस देने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी कॉस्ट होंगी, बाहर गार्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, एडमिशन ऑफिस है, अकाउंट्स ऑफिस है, लाइब्रेरी है, ये सारी सपोर्ट सर्विसेज हैं। कॉलेज वाले ये सारे खर्चे जो कर रहे हैं, ये सारे खर्चे उन्होंने पूरे कहाँ से करने हैं? स्टूडेंट की फीस है ना। तो स्टूडेंट की जब वो फीस कितनी रखें, जब ये कैलकुलेट करते होंगे तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सारे खर्चे भी सामने रखते होंगे। देखें, अगर ये फैसला करना है कि एक स्टूडेंट से कितनी फीस लेनी है, तो पता तो चले कि एक स्टूडेंट को पढ़ाना हमें कॉस्ट कितना करेगा। पता चले एक स्टूडेंट को पढ़ाना कॉस्ट ही 25,000 रुपये कर रहा है और उससे फीस ले रहे हैं 5,000, तो फिर कैसे सर्वाइव करेंगे? तो बिजनेस, चूंकि कॉलेज बिजनेस है और वो ये जानना चाहते हैं कि हमें एक स्टूडेंट कितना कॉस्ट करता है, ताकि फीस उसके हिसाब से डिसाइड की जाए। बहुत सारे खर्चे होंगे, मैं 2-3 मिसालें लिख रहा हूं। कॉलेज वाले अपने खर्चों के अंदर कि एक स्टूडेंट को क्या क्या खर्चे पड़ेंगे हमें सर्विस देने के लिए, एक तो टीचर की कॉस्ट पड़ेगी, सबसे मेजर कॉस्ट तो ये है। इसके अलावा यूटिलिटीज़ की कॉस्ट पड़ेगी, ये बिल वगैरह। फिर इसके अलावा फोटोकॉपीज़ की कॉस्ट पड़ेगी। अच्छा, और भी होंगी, मैं अभी ये 2 मिसालें लिखता हूँ, काफ़ी हैं। टीचर की तो चलो है ही, टीचर तो लेबर है, मैं ये 2 मिसालें सिर्फ कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे, ये ओवरहेड्स हो गए ना। अगर कॉलेज ने ये फैसला करना है कि एक स्टूडेंट से कितनी फीस ली जाए, तो उनको अपनी कैलकुलेशन किस लेवल तक ले जानी पड़ेगी कॉस्ट की, कि एक स्टूडेंट कितना कॉस्ट करेगा। दोबारा सुने, अगर कॉलेज ने ये फैसला करना है कि वो एक स्टूडेंट से कितनी फीस चार्ज करें, तो वो फीस तभी जान पाएंगे ना जब उनको पता होगा कि एक स्टूडेंट को पढ़ाना उनको कितना कॉस्ट करेगा। यानी ये सारी कॉस्ट उनको किस लेवल तक लेके जानी है? एक स्टूडेंट, एक स्टूडेंट जब क्लास में बैठेगा तो एसी चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं, बिजली का बिल आ रहा है। अब वो एक स्टूडेंट के लिए तो नहीं जल रही हैं लाइटें, लेकिन चूंकि क्लास में 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 150 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो पर स्टूडेंट निकाला जा सकता है। देखें, इस क्लास के अंदर एसी है, लाइटें हैं, पंखा है, इनका बिजली का बिल आ रहा है ना। अब वो जो बिजली का बिल आ रहा है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख के थोड़ी आ रहा है, वो सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए थोड़ी है, वो तो एसी चलने के लिए है, लेकिन हम पर स्टूडेंट निकाल सकते हैं ना। इसी तरह फोटोकॉपीज का खर्चा ये भी पर स्टूडेंट निकाला जा सकता है।
ये जो यूटिलिटीज का खर्चा है यानी बिजली का, इसका ताल्लुक, ज्यादा गहरा ताल्लुक नंबर ऑफ स्टूडेंट से है या नंबर ऑफ आवर्स से है? एसी का बिजली का बिल कितना आएगा, इन लाइटों पंखों का बिजली का बिल कितना आएगा, इसका ज्यादा रेलिवेंट ताल्लुक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने क्लास में है इससे है या कितने घंटों की क्लास है इससे है? क्यों? देखें, स्टूडेंट्स चाहे 50 बैठे हों चाहे 70 बैठे हों, अगर 1 घंटा एसी चलना है तो 1 घंटा एसी चलना है। हाँ, स्टूडेंट से फर्क जरूर पड़ेगा, एक स्टूडेंट बैठा होगा तो एसी जल्दी ट्रिप कर जाया करेगा, ज्यादा बैठे होंगे तो देर में ट्रिप करेगा, लेकिन ज्यादा ताल्लुक उसका टाइम से। इसी तरह पंखे लाइटों का बिजली का बिल है, इसका ताल्लुक इससे है कि कितने स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं। अब ये लाइट ऑन है, इस लाइट का बिजली का बिल इस पे डिपेंड करता है कि कितने बच्चे क्लास में बैठे हुए या कितने घंटे लाइट चल रही है। ज्यादा रेलिवेंट ताल्लुक किससे हुआ? आर से ना। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये हम क्या निकालना चाह रहे हैं? कॉस्ट पर। क्यों निकालना चाह रहे हैं? ताकि हम स्टूडेंट से फीस कितनी लेनी है ये डिसाइड कर सकें। तो हमें ये कॉस्ट निकालनी है कि एक स्टूडेंट के लिए हमें बिजली का बिल कितना पड़ेगा। लेकिन बिजली का बिल स्टूडेंट के साथ इतना ज्यादा रिलेटेड ताल्लुक नहीं बन रहा, ज्यादा बेहतर ताल्लुक किस चीज के साथ बन रहा है? आर्ट्स के साथ। अगर हम ये कर लें कि हमें ये पता चल जाए कि अगर 1 घंटा एसी चलता है, अगर 1 घंटा एसी चलता है तो एवरेज स्टूडेंट्स को सामने रखते हुए 1 घंटा एसी चलता है तो लेट से 2 रुपए का बिल आता है, मिसाल ले रहा हूं। अगर हम ये जान लें कि अगर 1 घंटा एसी चलेगा तो 2 रुपए का बिल आएगा, तो उसको मैं एक स्टूडेंट के साथ लिंक कैसे करूं, मैं उसको पर स्टूडेंट कैसे शिफ्ट करूं? अगर हमें यह पता हो कि एसी 1 घंटा चलेगा तो 2 रुपए पर आवर बिल आएगा, ये 2 रुपए कैसे कैलकुलेट किया? जैसे भी किया कैलकुलेट, अगर कर लिया कि 1 घंटा एसी चलेगा तो 2 रुपए बिल आएगा, मैं इसको कॉस्ट पर स्टूडेंट में कैसे शिफ्ट करूं? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हमें एक पूरा कोर्स, पूरा कॉस्ट का कोर्स एक बच्चे को पढ़ाना, जिसको 100 आवर्स पढ़ाना है हमने, हमें वो बच्चा कितना कॉस्ट करेगा ताकि हम उससे 20,000, 25,000, 12,000 फीस ले सकें। तो मैंने ये कहा कि अगर हम ये समहाउ कैलकुलेट कर सके कि 1 घंटा एसी चलेगा तो 2 रुपए बिल आएगा, यहां 2 रुपए लिख दूं? क्यों नहीं? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? रुपी कॉस्ट पर स्टूडेंट। तो यहां 2 रुपए नहीं लिखता, क्या करूं फिर? कैसे? कॉस्ट अकाउंटिंग की फीस निकाल रहे हैं हम, 150 आवर्स का कोर्स है, 50 आवर्स का कोर्स है। तो एक स्टूडेंट अगर 150 आवर्स पढ़ेगा तो बिजली का बिल कितना आएगा? 2 रुपए को क्या करूं? जबरदस्त। हम लोग कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं कि एक स्टूडेंट हमें कितना कॉस्ट करता है, ताकि हम ये देखें कि हम फीस कितनी चार्ज करें। और फीस चूंकि पूरे कोर्स की चार्ज होनी है, आप लोगों को जो फीस चार्ज करता है कॉलेज वो पर डे तो नहीं ना चार्ज करता, आपको कहेंगे 20,000 रुपए इस कोर्स की फीस है। तो अगर उन्होंने 20,000 कोर्स की फीस चार्ज करनी है तो उनको पता तो हो कि उनको एक स्टूडेंट कितना कॉस्ट करेगा। तो एक स्टूडेंट कितना कॉस्ट करेगा? बिजली का ज्यादा बेहतर ताल्लुक नंबर ऑफ स्टूडेंट से है कि नंबर ऑफ आवर्स से है? तो चूंकि ज्यादा बेहतर ताल्लुक आवर्स के रास्ते से है तो हमने पहले एक रेट पर आवर निकाल लिया, जैसे भी निकाला निकाल लिया। अब इसको यहां कैसे इस्तेमाल करें? एक स्टूडेंट 150 घंटे की क्लास पढ़ेगा तो 2 रुपए के हिसाब से 300 रुपए बिजली का बिल इस्तेमाल होगा। ये मैंने क्या किया? बिजली की पर आवर निकाली हुई कॉस्ट को इस्तेमाल करके कॉस्ट पर स्टूडेंट निकाल ली। कॉस्ट पर स्टूडेंट क्यों निकाल रहा हूं मैं? क्योंकि हमने स्टूडेंट को बेचना है, तो कितने पैसे लेंगे उससे एक कोर्स से, इसलिए हमें पर स्टूडेंट कॉस्ट पता होनी चाहिए। 2 रुपए क्यों निकाले? डायरेक्टली स्टूडेंट के साथ क्यों नहीं लिंक कर लिया बिजली को? 2 रुपए पर आवर क्यों निकाला? क्योंकि बिजली का जो लिंक बनता था वो आवर्स के साथ ज्यादा बेहतर बनता है, चाहे क्लास में स्टूडेंट 10 बैठे हो चाहे 100 बैठे हो।
तो हमने पहले बिजली का खर्चा आर से लिंक करके निकाला, पर आर खर्चा पता चल गया। अब उसको पर यूनिट यानी पर स्टूडेंट पे कैसे शिफ्ट किया कि एक स्टूडेंट कितने घंटे पढ़ेगा उससे मल्टीप्लाई कर लिया। कुछ समझ आ रहा है या बिल्कुल नहीं समझ आ रहा? 150 पूरा कोर्स, हाँ वो इसमें कवर्ड है। वो जो 2 रुपए निकाला गया ना वो उसमें कवर्ड है। ये वरना 1 घंटा एसी चलता सिर्फ 2 रुपए बिल थोड़ी आएगा, वो इसमें कवर्ड है। ये जो 2 रुपए निकाला गया है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कवर हो चुके हुए हैं। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ना इस चैप्टर में आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कैसे कवर्ड है। फोटोकॉपीज पे आते हैं। फोटोकॉपीज का ताल्लुक नंबर ऑफ स्टूडेंट से है या नंबर ऑफ कॉपीज से है? नंबर ऑफ कॉपीज ना। हो सकता है एक ही स्टूडेंट हो लेकिन उस सब्जेक्ट के अंदर 10-10 कॉपीज रोजाना दी जाती हैं, और दूसरी तरफ हो सकता है उस सब्जेक्ट के अंदर 4 दिन में 1 कॉपी दी जाती है। तो फोटोकॉपी पे कितना खर्चा आएगा इसका ज्यादा बेहतर ताल्लुक फोटोकॉपी मशीन की मेंटेनेंस होगी। मशीन की मेंटेनेंस होती होगी ना, उसमें पाउडर डलता होगा, मशीन बिजली खाती होगी। इसका खर्चा नंबर ऑफ स्टूडेंट से लिंक्ड है या उस मशीन से कितनी कॉपियां निकलेंगी इससे लिंक्ड है। तो अगर हम फोटोकॉपी मशीन का खर्चा रिलेट करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बजाय वो नंबर ऑफ कॉपीज से बेहतर रिलेट हो सकता है। चले फर्ज कर लेते हैं हमने अंदाजा लगाया कि 3 रुपए पर कॉपी हमें कॉस्ट करता है। यहां पर आते हैं, यहां 3 रुपए लिख दूं, फिर क्या करूं? इसको मैंने पर स्टूडेंट पे शिफ्ट करना है। कॉस्ट का कोर्स है, पूरे कोर्स के अंदर एक स्टूडेंट को 500 कॉपीज तो दे ही देंगे। तो यहां पर क्या करूं? 500 इंटू 3 कितना आ गया? ये जो बिजली का खर्चा था, ये जो फोटोकॉपी का खर्चा है, ये डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है कि ओवरहेड्स है? ओवरहेड्स है। हम ओवरहेड्स को प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करना चाह रहे हैं। ओवरहेड्स को प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करना चाह रहे हैं। चूंकि मैंने राइस की मिसाल दी है तो उसका प्रोडक्ट तो वो कोर्स ही है ना, जो कोर्स उसने पढ़ाना है। तो एक स्टूडेंट की कितनी फीस होनी चाहिए ये उसका प्रोडक्ट है। तो एक स्टूडेंट की कॉस्ट निकाल रहे हैं हम, यही प्रोडक्ट है हमारा। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी ओवरहेड्स को प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करना चाह रहे हैं। हमने इनको जो ओरिजिनली कैलकुलेट किया प्रोडक्ट के साथ बाद में लिंक किया, पहले किसी ना किसी बेस के साथ लिंक किया। बिजली के बिल को किससे लिंक किया? आर्स के साथ। फोटोकॉपी के खर्चे को किससे लिंक किया? नंबर ऑफ कॉपीज के साथ। यानी अगर हमने ओवरहेड्स को प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल करना है, अभी मैंने इस चैप्टर के शुरू में क्या कहा था, हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहते हैं। डायरेक्ट मटेरियल आसानी से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट लेबर आसानी से निकाल सकते हैं। मसला कहाँ आएगा? एफओएच में। तो बात मैंने शुरू यहां से की थी कि हम चूंकि प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट में एफओएच का एलिमेंट निकालना चाहते हैं, इसमें मसले आएंगे। इन मसाइल का हल इस चैप्टर में है। फिर मैं इस चैप्टर पे आया। इस चैप्टर में मैंने कहा 2 हिस्से बांट रहा हूं। पहला हिस्सा क्या शुरू किया कि हम साल के शुरू में खड़े हैं और कुछ कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं। उन कैलकुलेशंस में मैंने सबसे पहले एक हेडिंग दी है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये होता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड्स है और रेट है पर आर पर कॉपी, रेट है ना। एब्जॉर्प्शन, इसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम? इस रेट से इन ओवरहेड्स को कोर्स की कॉस्ट में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कुछ बनी बात कि नहीं? ये ओवरहेड्स है, उनको लिंक कर दिया पर आर पर कॉपी, तो ये हो गया रेट, ओवरहेड रेट। और इसका क्या इस्तेमाल कर रहा हूं मैं?
इस रेट से ओवरहेड्स को प्रोडक्ट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब कर रहा हूं, प्रोडक्ट की कॉस्ट में इनको एब्जॉर्ब किया जा रहा है। क्यों एब्जॉर्ब किया जा रहा है? ताकि प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट पता चले और उसके बाद हम कितने में बेचें ये जान सकें। ये काम कब हो रहा होगा? साल के शुरू में कि एंड पे? शुरू में। तो जब शुरू में हो रहा होगा तो हमें शुरू में ही निकाला गया ओवरहेड का रेट चाहिए, तो यही OAR होता है। समझ आई बात? पक्की बात? जान बड़ी लगती है मेरी, इसलिए सही से बताना। तो ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। इन दो मिसालों से क्या समझ आया कि अगर इसको प्रोडक्ट में शामिल करना है तो इसको किसी ना किसी लॉजिकल बेस के साथ पहले लिंक करना पड़ेगा। तो ये ₹2 पर आवर कैसे निकाला? मैंने टोटल बजटेड ओवरहेड्स लिखे डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड आवर्स लिखे, तो आंसर ₹2 पर आवर आ गया। मैंने ये ₹3 कैसे निकाला? टोटल बजटेड फोटोकॉपी के खर्चे लिखे डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड नंबर ऑफ कॉपीज लिखी, तो आंसर ₹3 पर कॉपी आ गया। ये है फार्मूला। हम जो OAR निकालना चाहते हैं, जो खर्चा है, जैसे फोटोकॉपी था, टोटल बजटेड फोटोकॉपी खर्चा डिवाइडेड बाय क्या मुनासिब बेस है? नंबर ऑफ कॉपीज, तो डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड नंबर ऑफ कॉपीज। बिजली का खर्चा निकालना चाह रहे हैं, टोटल बजटेड बिजली का खर्चा डिवाइडेड बाय कितने आवर्स AC चलने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड आवर्स, क्योंकि बेस क्या रखी है हमने? आवर्स, तो निकल आएगा ₹2 पर आवर। तो ये OAR का फार्मूला है, ये OAR है, और ये OAR का इस्तेमाल है प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के लिए। OAR का कॉन्सेप्ट बना कुछ? अब चूंकि ये खर्चों की नेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए डिफरेंट बेसिस इस्तेमाल होती हैं। अब उन मशहूर बेसिस में क्या क्या है? एक है डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये सबसे मशहूर बेस है, डायरेक्ट लेबर आवर्स। लेबर आवर कहते हैं कि जो प्रोडक्शन लेबर है, कितने घंटे लेबर काम कर रही होगी। जैसे अगर हमारे पास इस साल में 100 मजदूर प्रोडक्शन कर रहे होंगे और हर मजदूर 50-50 घंटे काम कर रहा होगा, तो टोटल कितने घंटे काम हो रहा है? 100 मजदूर और हर मजदूर 50-50 घंटे, तो टोटल 5000 घंटे काम हो रहा है। इसको कहते हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो अगर हम किसी डिपार्टमेंट का किसी खास खर्चे को बांटना चाहेंगे और उसका लिंक बेस्ट बनता होगा डायरेक्ट लेबर आवर्स के साथ, तो फिर इस फार्मूले को क्या बना देंगे हम? बजटेड टोटल FOH डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स। और इसका जो आंसर आएगा, लेट से ₹5, तो वो क्या होगा? ₹5 रुपीस पर डायरेक्ट लेबर आवर। बाज़ जगह पर मशीन आवर्स इस्तेमाल होता है। मशीन आवर्स का मतलब है मशीनरी जितनी देर चल रही है, वही जो मैंने AC की बात की थी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बजटेड टोटल FOH डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स, और जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा? रुपीस पर मशीन आवर। ये मैंने 2 दिन पहले समझाई थी बात कि जो नंबर्स के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा होता है, वो उनके यूनिट्स के साथ भी हो रहा होता है। तो ऊपर रुपए है, नीचे आवर्स है, तो रुपीस पर आवर। बाज़ औक़ात इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी जितने हमने यूनिट्स बनाने हैं। फार्मूला क्या बन जाएगा? बजटेड टोटल FOH डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल प्रोडक्शन, और जो आंसर निकलेगा OAR का वो कैसे पढ़ा जाएगा? रुपीस पर
रुपीज़ पर यूनिट। अच्छा, रुपीज़ पर यूनिट निकलेगा तो वो यहाँ एज इट इज इस्तेमाल हो जाएगा ना, वो तो एज इट इज इस्तेमाल हो जाएगा। वो चूंकि पर आर थे तो उनको इसमें शिफ्ट करना पड़ रहा था। अगर हमने ये वाली बेस रखी होगी तो वो ऑलरेडी रुपीज़ पर यूनिट ही निकला होगा। इसके अलावा एक बेस हो सकती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये भी एक बेस हो सकती है। फार्मूला क्या बन जाएगा? बजटेड टोटल एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल मटेरियल कॉस्ट। इसका जो आंसर होगा वो किस तरह पढ़ा जाएगा? हाँ जी, किस तरह पढ़ा जाएगा? इसका आंसर कैसे पढ़ा जाएगा? रुपीज़ आर्स तो रुपीज़ पर आर, रुपीज़ आर्स तो रुपीज़ पर आर, रुपीज़ यूनिट्स तो रुपीज़ पर यूनिट, ऊपर भी रुपीज़ नीचे भी रुपीज़, रुपीज़ रुपीज़ कैंसिल हो जाएंगे। मैट्रिक में 1000 मार्क्स में से 800 मार्क्स आए, क्या कहेंगे इसको? परसेंट, परसेंट। सेल्स 10,000 रुपए हैं, जीपी 3,000 रुपए कमाते हैं, क्या बोलेंगे इसको? ये क्या बनेगा आंसर? जीपी मार्जिन परसेंटेज, क्योंकि रुपीज रुपीज कट गया तो इसलिए परसेंटेज की शक्ल में बन जाएगा। तो इसमें भी परसेंटेज की शक्ल आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, ये रुपीज पर आर था तो उसको यहाँ प्रोडक्ट में शिफ्ट कैसे किया? रुपीज पर आर था, प्रोडक्ट में कैसे शिफ्ट किया? पर यूनिट पे आर से मल्टीप्लाई कर लिया। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगा, पर यूनिट पे कैसे लाएं? चलो रहने दो, बाद में सही। एक बेस है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फार्मूला क्या होगा? बजटेड टोटल एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब ये भी कॉस्ट है, आंसर किस में आएगा? परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एक होता है प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट कहते हैं सारी डायरेक्ट कॉस्ट को मिला दें तो, यानी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर मिला दें तो प्राइम कॉस्ट बन जाती है। फार्मूला क्या बन जाएगा? बजट ओआर का फार्मूला क्या हो जाएगा? बजटेड टोटल एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल प्राइम कॉस्ट, और इसका आंसर भी परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट में आएगा। समीर कितनी देर हुए हैं? क्या हो गया? नोट नहीं किया? अच्छा,
नोटेड। अच्छा, अब ये जो ओ ए आर है, ओ ए आर इज यूज्ड या कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट। ये जहाँ से मसला शुरू हुआ था इस चैप्टर की, मैंने जो बिल्कुल इंट्रोडक्शन में बात की थी कि मसला कहाँ आ रहा है, हम प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट साल के शुरू में कैसे जाने सही तरह, तो हमें कोई अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो ओ ए आर इस्तेमाल हो जाएगा प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के लिए। कैसे इस्तेमाल होगा, सवाल लिखें हैं, हाँ लिखें, ये लिखना है पॉइंट, ये पॉइंट लिखना है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 400 रुपये। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट ब्रैकेट में लिखिए, पहले ब्रैकेट में लिखिए 80 रुपये पर आर, ₹80 पर आर, ये ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ₹80 पर आर। अच्छा, ये मैं सवाल जो लिखवाना शुरू किया है, क्या कहा है मैंने, ये क्या लिखवा रहा हूँ सारा कुछ, बात शुरू कहाँ से की है, पहली लाइन क्या थी, हाँ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बताई थी ना, 200 कितनी, 400। उसके बाद मैंने बताई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, तो फिगर जो बताऊंगा वो कॉस्ट पर यूनिट ही बताऊंगा, तो वो कॉस्ट पर यूनिट वाली जो फिगर है वो है 360, 360 ये 360 क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। ये ब्रैकेट में क्या बताया मैंने, ये ₹80 पर आर बताया मैंने, ये पर आर का रेट बताया मैंने। ओ ए आर है, ओ ए आर ₹50 पर लेबर आर, ₹50 पर लेबर आर। टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट बताएं, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट बताइए। ये पूछा मैंने, ये पूछा है, ये क्या है,
हाँ जी, कितना आ गया? नहीं, 50 रुपए पर लेबर आ रहे हैं, तो 1 यूनिट को बनाने में कितने लेबर आर लगते हैं? कोई है हिंट? 80 आवर्स लगते हैं। देखें, ये है 1 यूनिट को बनाने की टोटल लेबर कॉस्ट। अगर 80 रुपए पर आर है तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 360 पर यूनिट आ गया होगा? क्या है 4.5 आवर्स पर यूनिट? वो जो साइंस पहले बताई थी, आवर्स आवर्स कैंसिल हो गए, आवर्स कैंसिल हो गए, पीछे क्या रह गया? रुपीस पर यूनिट। तो 360 क्या है? रुपीस पर यूनिट। तो ये 4.5 कैसे निकला? 4.5 कैसे निकला? 360 को 80 से डिवाइड करके। तो 1 यूनिट बनाने में 4.5 घंटे लगते हैं। अगर 50 रुपए पर आर हो तो पर यूनिट तक कैसे पहुंचूं? मल्टीप्लाई बाय 4.5। कितना हो गया? 9। ये बात जिनको समझ नहीं आई दोबारा देखें। मैं निकाल रहा हूं कॉस्ट पर यूनिट। ये जो आपको 2-3 दिन पहले वो बताया था ना कि जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है वो मेजरमेंट यूनिट्स के साथ भी होता है, ये वो कहानी है सारी। ये 80 रुपए पर आर है, यहां पर यूनिट लिखा हुआ है 360। तो 1 यूनिट को बनाने में कितने आर्स लगे होंगे कि 80 पर आर के हिसाब से 360 बन गया? 4.5। 4.5 कैसे निकाला? रिवर्स चल के 360 को 80 से डिवाइड किया है, ताकि पता चल जाए कि 1 यूनिट में कितने घंटे लगते हैं। पता चल गया कितने घंटे लगते हैं। FOH किस पे बेस्ड है? डायरेक्ट लेबर पे। तो अगर 1 आर के 50 रुपए ओवरहेड्स हैं तो फिर 1 यूनिट पे जाना है तो क्या करें? 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक और सवाल लिखिए। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। ₹500, ₹500। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट 200, 200। OAR 50%, 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट बताएं। हाँ जी, मटीरियल कितना? 500। लेबर कितना? FOH कितना? 50% ऑफ
तो पर यूनिट पे कैसे लाऊं? इसका 50%, 250। तो ये होता है OAR, ये ऐसे निकलता है। और इसका इस्तेमाल क्या हुआ, जहां मैंने चैप्टर शुरू किया था, जब मैंने चैप्टर शुरू किया था ना, तो मसला ये बताया था कि हम साल के शुरू में प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट नहीं जान पा रहे, तो उसके लिए कोई हल निकालना है। OAR उसका हल है। ये देखिए मैंने उसका हल इस्तेमाल किया, ये OAR है, और इसको इस्तेमाल करके प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली। अगली क्लास से इंशाल्लाह ये जो OAR का फार्मूला है, इसमें और वैरायटियां पढ़ते हैं, इसमें और मुश्किलें डाल के पढ़ते हैं। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने जुल्म टॉपिक पे शुरू किया था। सही मुस्लिम में रिवायत है, सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब्बे अज़्ज़ व जल से नकल किया है, यानी हदीस कुदसी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लेकिन है अल्लाह का कौल। तो अल्लाह का हुक्म क्या है? मैंने, ये अल्लाह का फरमान है, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म को हराम किया है और अपने बंदों पर भी, तो तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो। अल्लाह ताला ने जुल्म को अपने पे हराम कर लिया और अपने बंदों पे भी हराम कर दिया। तो जो जुल्म कर रहा है वो हराम काम कर रहा है। और जुल्म क्या है? जो अदल नहीं करता, जो किसी के साथ ज़्यादती करता है, नाइंसाफ़ी करता है, वो जुल्म करता है, और ये हराम है। इससे पावर नहीं साबित हो जाती, इससे अथॉरिटी साबित नहीं हो जाती। अगर हम जुल्म कर रहे हैं, और ये जुल्म ज़रूरी नहीं है कोई जालिम हुक्मरान ही करेगा, ये जुल्म बड़े बहन भाई छोटे बहन भाइयों पे भी कर सकते हैं, ये हमसाये पे भी जुल्म हो सकता है, ये गाहक दुकानदार पे भी जुल्म कर सकता है, ये ट्रैफिक में चलते हुए साथ ट्रैफिक वाले पे भी जुल्म हो सकता है। तो ये हराम है। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।